सन 1960 से लेकर आज तक मार्स पर जितने भी मिशंस भेजे गए उनमें से 90% मिशंस फेल हो गए। आखिर इतने ज्यादा मिशंस फेल होने की वजह क्या थी? कई लोगों के मुताबिक मार्स पर जिन्नात का साया है, जिसकी वजह से वहां कोई भी मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सका। सच क्या है? और साइंसदानों ने सूरज के पास एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ लिया है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें हौसला मिलता है। यूलिसिस स्पेसक्राफ्ट को नासा और ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर सन 1990 में लॉन्च किया था। इसका मकसद था सूरज को ऑर्बिट करते हुए इसको अलग अलग लैटिट्यूड से स्टडी करना। साइंसदानों ने अब तक जितने भी स्पेसक्राफ्ट्स को सूरज की स्टडी करने भेजा है वो मोस्टली उसके इक्वेटर के बारे में ही ऑर्बिट करते हैं, लेकिन ये स्पेस प्रोब उसके पोल्स को ऑर्बिट करने वाला था। इसने सन 1990 से लेकर 2009 तक सूरज को ऑर्बिट किया, जिसके जरिए हमने सूरज के बारे में वो कुछ जाना जिसे हम पहले नहीं जानते थे। इसने सूरज को 3 बार ऑर्बिट किया था। यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये है कि जब यूलिसिस सूरज के नॉर्थ पोल से गुजरा और फिर साउथ पोल से गुजरा तो इसने दोनों पोल्स के टेम्परेचर के दरमियान में करीब 80,000 डिग्री सेल्सियस के फर्क को रिकॉर्ड किया। ये डिफरेंस बहुत ज्यादा था। साइंसदानों ने पहले सोचा कि ये मैग्नेटिक पोलैरिटी की वजह से हो रहा है। मैग्नेटिक पोलैरिटी में सूरज हर 11 साल बाद अपने नॉर्थ और पोल साइड को चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम की कंडीशन चेंज होती रहती है। लेकिन साइंसदानों ने इस पर मजीद स्टडी की और पता चला कि पोल्स के चेंजिंग का इतने ज्यादा डिफरेंस से कोई भी लेना देना नहीं है और इसके बारे में साइंसदान आज भी नहीं जान पाए। लेकिन कुछ साइंसदानों के मुताबिक सूरज के दोनों पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके इंटरनल फॉर्मेशन में कुछ डिफरेंसेस हैं और इसी वजह से इन टेम्परेचर में भी डिफरेंस ऑब्जर्व किया गया है। अब बात करते हैं मार्स की, जो हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लेनेट है, लेकिन ये ऐसा वाहिद प्लेनेट है जिस पर सबसे ज्यादा मिशंस फेल होते हैं। सन 1960 में सोवियत यूनियन का मार्स 1 एंड नंबर 1 मिशन फेल हो गया था। सन 1964 में मैरिनर 3 मिशन जो पूरी तरह से फेल हो गया था। सन 1965 में लॉन्च किया गया जॉन 2 मार्स मिशन लापता हो गया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सोवियत यूनियन और रशिया के बहुत सारे मार्स मिशन फेल हुए हैं। सन 1998 में नासा के मार्स पाथफाइंडर मिशन में एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से रोवर की लैंडिंग के बाद उसके एयरबैग डिफ्लेट हो गए थे। सन 1999 में नासा का मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर मार्स की सरफेस से टकरा के तबाह हो गया था। सन 2003 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मार्स एक्सप्रेस मिशन को लॉन्च किया था और इससे अलग होने वाले बीगल 2 मार्स लैंडर जब मार्स की सतह पर पहुंचा तो वहां जाकर इसने कोई सिग्नल नहीं भेजा। आखिर मार्स पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से सारी दुनिया की स्पेस एजेंसीज मार्स पर लैंडिंग में फेल हो रही है? कुछ लोगों के मुताबिक मार्स पर जिन्नात का साया है, जिसकी वजह से मार्स मिशन लगातार फेल हुए थे। कुछ लोगों के मुताबिक जैसे हमारी जमीन पर बरमूदा ट्रायंगल है, वैसे ही मार्स पर भी एक मार्स ट्रायंगल मौजूद है। ये ट्रायंगल उसके सरफेस में नहीं बल्कि ओपन सरफेस में है। इस ट्रायंगल को गैलेक्टिक गाउल का नाम दिया गया है, यानी कि स्पेस का जिन। नीचे कमेंट्स जरूर करके बताएं कि आपको क्या लगता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, जितने भी मार्स मिशंस को लॉन्च किया गया वो किसी न किसी टेक्निकल खराबी की वजह से फेल हुए थे, ना कि किसी साए की वजह से। और आज के दौर में नासा के मार्स पर कई मिशंस कामयाब हुए हैं, तो जिसका साफ मतलब है कि मार्स पर कोई साया नहीं है। अब बात करते हैं टंगस्का इवेंट की। 30 जून 1908 में रशिया के इलाके में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। ये एक्सप्लोजन ईस्टर्न साइबेरिया के रीजन में हुआ था। यहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं। वहाँ के लोगों ने आसमान से आती हुई एक तेज लाइट को देखा था।
इस धमाके की वजह से 2150 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में सारे दरख्त खत्म हो गए थे और 3 लोग मर गए थे। आखिर वो क्या था जो आसमान से आया था, जिसका आंसर आज तक किसी को भी नहीं पता चला। कुछ लोगों के मुताबिक ये 100 मीटर लंबा मेट्रॉइड था जो जमीन के करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से बहुत कम नुकसान हुआ। हवा में फटने की वजह से जमीन पर कोई भी क्रेटर नहीं बना था। बहुत सारे लोगों ने इस पर स्टडी की और हर एक ने इसके बारे में अपनी अलग अलग राय दी, लेकिन किसी ने भी इस बारे में सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। अगर वो एस्ट्रॉइड था और आसमान में ही डिस्ट्रॉय हो गया था तो जमीन पर उसके टुकड़े तो मिलने चाहिए थे, लेकिन उस एरिया में साइंसदानों को कुछ नहीं मिला और आज तक इसके बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर वो क्या था। लास्ट में बात करूंगी वुल्कैन के बारे में। साइंसदानों ने जब न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी को हमारे सोलर सिस्टम पर अप्लाई किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मरकरी के ऑर्बिट पर कोई चीज इफेक्ट कर रही है। 19वीं सदी में अर्बन लिवेरियर ने बताया कि इसकी वजह मरकरी और सूरज के दरमियान मौजूद कोई प्लेनेट हो सकता है। लिवेरियर ने इस नामालूम प्लेनेट का नाम वुल्कन रखा। लिवेरियर ने इसको ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद साइंसदानों ने ऑब्जर्व किया कि ये कोई प्लेनेट नहीं बल्कि वुल्केनॉइड हो सकता है, जिसका डायामीटर 5.7 किलोमीटर हो सकता है। जिस तरह मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के दरमियान में एस्ट्रॉइड बेल्ट मौजूद है, उसी तरह उस वक्त ये माना जाता था कि मरकरी और सूरज के दरमियान वुल्केनॉइड होंगे। लेकिन मजीद स्टडी करने के बाद ये पता चला कि ये तो एरिया बिल्कुल एम्प्टी है, यानी यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और साइंसदानों ने साबित किया कि मरकरी के ऑर्बिट पर कोई भी चीज इफेक्ट नहीं कर रही और बिल्कुल सही कंडीशन में ऑर्बिट कर रहा है, जिसकी वजह से लिवेरियर की ये थ्योरी फेल हो गई। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की ये मिस्ट्री वीडियो आपको कैसी लगी? ये मिस्ट्री वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आप इसके मजीद पार्ट्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स। अगर ये टारगेट कंप्लीट हो गया तो इसका पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।